हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट 1986 के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर यूपी जुडिशरी एंड अदर लॉ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सबसे पहले ये जो एक्ट है वो इंट्रोड्यूस हुआ था हमारे राज्यसभा में, बिल अगेंस्ट द वुमेन इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1986 में। ये एक्ट जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, ये बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया था हमारे राज्यसभा में मार्गरेट अल्वा के द्वारा। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था और उसके बाद ये लॉ बना अक्टूबर 1987 को, और ठीक है, बाय द वे ऑफ एनैक्टमेंट। ये लेजिस्लेशन ने अटेंड किया टू रेगुलेट द वुमेन्स एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेन स्ट्रीम जो मीडिया है, स्पेशली इन प्रिंट मीडिया जो है, उसमें रेगुलेट करने के लिए कि इस किसी भी तरह से वुमेन की जो गलत तरीके से रिप्रेजेंटेशन जो है नहीं होनी चाहिए। इट वाज इम्प्लीमेंटेड टू इंश्योर दैट द वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन द मीडिया वाज नॉट डिसेंट थ्रू देयर एड्स, मैगजीन, पब्लिकेशन और इलस्ट्रेशंस। ठीक है, इसीलिए इसका मेन यही था कि एक वुमेन को बोला है एक इनडिसेंट तरीके से जो है वो रिप्रेजेंट नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वो मैगजीन में या पब्लिकेशन में या किसी एड में बताया जा रहा है, तो उसी को प्रोहिबिट करने के लिए जो एक्ट आया था। ठीक है, और इसके बाद हम इसका ऑब्जेक्ट डिस्कस कर लेते हैं। बोला है कि हमारे इंडियन पेनल कोड में जो सेक्शन 292 है, 293 है, 294 है, उसमें हमारी ऑब्सिनिटी से रिलेटेड ऑफेंसेस जो है वो डिफाइन किए गए हैं। यदि आप उस इन सेक्शन को पढ़ना चाहते हैं तो मेरे एक चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें आईपीसी की प्लेलिस्ट में ये सारे ही जो सेक्शन है मैंने कवर किए हैं। आप जाके उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और साथ ही साथ इसका ऑब्जेक्ट ये था कि डिस्पाइट बोले है इस हमारे इंडियन पेनल कोड में ये ऑब्सैनिटी से रिलेटेड जो है ऑफेंसेस जो है वो डिफाइन किए हैं, और कुछ प्रोविजन है जैसे कि हमारे पब्लिकेशन और स्पेशली जो एडवर्टाइजमेंट है, देयर इज अ ग्रोइंग इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन रेफरेंस टू द वुमेन, जो कि इफेक्ट करते हैं एक वुमेन को, डेनिग्रेट कर रहे हैं और ऑल्सो द डेरोगेटिव है वुमेन के लिए, उसको रोकने के लिए बोला है ये एक्ट है हम जो लेके आए। वाइल देयर मे बी नो स्पेसिफिक इंटेंशन, चाहे आपकी उस वुमेन को जैसे उसकी डिफेम करने की, मतलब आप उसकी बेइज्जती करना चाहते हैं, ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है, बट फिर भी जो दीज एडवर्टाइजमेंट और पब्लिकेशन है बोला आप डिप्राइविंग और करप्टिंग इफेक्ट डालती हैं। डिफरेंट लेजिस्लेशन इज देयर फॉर नेसेसरी टू प्रिवेंट एंड इनडिटर्मिनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इफेक्टिवली बाय मीन्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑन बुक और पैम्पलेट। सबसे पहले जो मेन ऑब्जेक्ट है इसका वो यही था कि प्रोहिबिट करना है वुमेन की जैसे कोई ऐसी रिप्रेजेंटेशन जो कि दी जा रही है एडवर्टाइजमेंट में, बुक्स में, पैम्पलेट, उसको प्रोहिबिट करना है। ठीक है, यही इसका मेन ऑब्जेक्ट था। इसके साथ हम इसके फर्स्ट सेक्शन की बात करते हैं तो हमारा जो सेक्शन 1 है वो यही बात करता है शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंड के बारे में। तो इस एक्ट उसमें दिया गया होता है कि उस एक्ट का नाम दिया होता है, तो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 है हमारे इस एक्ट का नाम। और जुरिस्डिक्शन है जो एक्सटेंड करता है होल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग द जम्मू एंड कश्मीर, है ना, क्योंकि जब से हमारा जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया है उसके बाद जितने भी सेंट्रल के लॉ हैं वो हमारे जम्मू एंड कश्मीर पर भी इक्वली एप्लीकेबल हैं। एंड दीज एक्ट कम इनटू फोर्स में आया है 2 अक्टूबर 1987 को। 2 अक्टूबर को हमें याद रखना बहुत ही आसानी से हम याद रख सकते हैं, क्योंकि हमारे जो महात्मा गांधी जी का बर्थडे होता है, जिस दिन हमें छुट्टी मिलती है, वो भी हमारा 2 अक्टूबर को ही आता है। इसीलिए हमारा जो ये इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन वुमेन एक्ट है वो इन्फोर्स हुआ था 2 अक्टूबर 1986 में बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द नोटिफिकेशन ऑफ द ऑफिशियल गजट। ओके, इसी के साथ सेक्शन 2 को डिस्कस करेंगे। तो इस सेक्शन 2 में हमारी डेफिनेशन दी गई है जो कि हमारे इस एक्ट में आगे हम पढ़ेंगे। एडवर्टाइजमेंट फर्स्ट है 2 सब क्लॉज 1 में एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, जिसमें बोला है इट इंक्लूड करता है एनी फॉर्म ऑफ नोटिस, सर्कुलर लेबल, रैपर, मतलब किसी भी प्रकार का ऐसा नोटिस हो गया, ऐसा कोई बोला है रैपर और कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट
or and any visual representation by means of the light, sound, smoke or gas. मतलब ऐसा कोई रिप्रेजेंटेशन कर दिया, जैसे कोई एडवर्टाइजमेंट जो इंक्लूड करे, नोटिस भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट हो गया, विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो गई या मीन्स हो गए, मतलब जिस भी तरीके से हम क्या कर सके एडवर्टाइजमेंट जो है वो दे लाइक आपका साउंड, स्मोक और गैस, ऐसे तरीके से बोला है, कुछ ऐसा बोला है जिससे ये इंक्लूड, जिससे क्या हो किसी को रिप्रेजेंट किया जा सके, तो वो होती है हमारी एडवर्टाइजमेंट। और डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड करता है डिस्ट्रीब्यूशन बे ऑफ द सैंपल और वेदर फ्री और पेड, ठीक है। और इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन क्या है, सब क्लॉज 3 में इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन को डिफाइन किया है। इट हैज बीन डिफाइंड द डिपिक्शन ऑफ द वुमेन्स बॉडी, मतलब वुमेन्स की बॉडी को और एनी अदर पार्ट और द सच एज अ मैनर which has the effect of being indecent or derogatory toward the women or denigrating them, and is likely to deprave, corrupt or injure the public morality and order, ठीक है। मतलब indecent representation of women को हम इस एक्ट में क्या पढ़ेंगे, बोला है ये जो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन का मतलब है, ये डिफाइन क्या है, एक डिपिक्शन ऑफ वुमेन्स का, जैसे कि उसकी बॉडी हो गई और एनी अदर पार्ट सच एज अ मैनर, जिससे क्या है एक वुमेन को इंडिसेंट तरीके से और डेरोगेटरी टुवर्ड द वुमेन जो है उसको डेनिग्रेट किया जा सके, डेनिग्रेटिंग दम एंड डिप्रेव, उसका क्या हो कि उसको इंजरी पहुंचाई जा सके, मतलब उसको उस पर ऐसा गंदा इफेक्ट पड़े या पब्लिक मोरालिटी एंड ऑर्डर के खिलाफ हो, ऐसा कोई रिप्रेजेंटेशन करना किसी लेडीज का, उसको हम इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन बोलेंगे। लेबल क्या है, मीन्स एनी राइटिंग, मार्क्ड और स्टैम्प पे, प्रिंटेड और जो ग्राफिक मैटर अफिक्स्ड और टू अपेयरिंग अपॉन द पैकेज। और हमारा पैकेज क्या है, इंक्लूड करता है बॉक्स, जैसे हमारा बॉक्स होता है, कार्टन, टीन और एनी अदर कंटेनर, जिसमें हम कुछ चीज़ें जो है पैक कर सकते हैं, उसको हम पैकेज बोलते हैं, ठीक है। और प्रेस्क्राइब मीन प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल मेड अंडर दिस एक्ट, ठीक है, जो कि रूल मेड किए गए हैं इस एक्ट में। सेक्शन 3 है जो बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट कंटेनिंग इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, कि वुमेन की एडवर्टाइजमेंट को प्रोहिबिट करता है जो कि इंडिसेंट है, ठीक है। ये सेक्शन जो इस एक्ट का है पर्टिकुलरली डील करता है प्रोहिबिशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट शो कास्टिंग इनडिसेंसी ऑफ वुमेन, मतलब एक वुमेन को इंडिसेंट तरीके से शो करना, उसको प्रोहिबिट करता है। इट स्टेट दैट नो पर्सन हैज अ राइट टू पब्लिश, ये स्टेट करता है, मतलब ये एक्ट जो है बोलता है कि किसी भी पर्सन को ऐसा राइट नहीं है कि क्या कर सके, वो पब्लिश कर सके, अटेंड टू द पब्लिश इन अ फ्यूचर, टू मेक एन अरेंजमेंट, टू टेक अ पार्ट और पब्लिकेशन और एग्जीबिशन ऑफ एनी एडवर्टाइजमेंट विच मे टेंड टू lower down or the reputation of the dignity of women in this society and which is indecent according to the social standard. मीन एक बोला है एक वुमेन को जो है इंडिसेंट तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए उसकी एडवर्टाइजमेंट को बोला उसको प्रोहिबिट करता है। मीन किसी भी पर्सन को कोई राइट ही नहीं है कि वो किसी भी वुमेन को इंडिसेंट तरीके से शो कर दे, मतलब उसकी रिप्रेजेंटेशन करे या उसको पब्लिक करे, पब्लिश करे, जैसे कि उसको उसकी जो एडवर्टाइजमेंट निकाल दी, एड निकाल दी, मतलब उसकी इस प्रकार से उसको मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर दी जैसे कहीं जैसे एड दे दी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, जो है वो एक वुमेन को इंडिसेंट जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उस पर उसको प्रोहिबिट करता है हमारा सेक्शन 3। और सेक्शन 4 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ अ पब्लिकेशन और सेंडिंग बाय पोस्ट ऑफ बुक, पैम्पलेट एंड कंटेनिंग इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। बोला है कि ये सेक्शन जो है एक्ट डायरेक्टली डील करता है, रिस्ट्रिक्शन करता है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, हायरिंग, सेलिंग और सर्कुलेशन ऑफ एनी बुक, पैम्पलेट, पेपर,
स्लाइड, फिल्म और राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ्स और हमारा फिगर विच contain the material that represent or tend to represent women decently or obscene manner. मतलब एक वुमेन को प्रोहिबिट करता है पब्लिकेशन के लिए, बोला एक प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन और सेंडिंग बाय पोस्ट ऑफ बुक पैम्पलेट, जिससे क्या हो सके कि इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन हो सके किसी वुमेन की. ठीक है, ये जो सेक्शन 4 है वो हमें यही बताता है कि किसी तरीके से हमें बोले ये रिस्ट्रिक्ट करता है कि किसी भी प्रकार की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है या आप किस चीज़ की प्रोडक्शन कर रहे हैं, हायरिंग कर रहे हैं और सेलिंग कर रहे हैं, सर्कुलेटिंग कर रहे हैं, एनी बुक जो कि या तो जिसका पैम्पलेट है, पेपर है, स्लाइड है, फिल्म है, राइटिंग है, ड्राइंग है, पेंटिंग है या कोई फोटोग्राफ और अ फिगर विच कंटेन अ मटीरियल दैट रिप्रेजेंट करता हो हमारी वुमेन इन डिसेंटी या ऑब्सीन मैनर, मतलब जिस जो कि पब्लिक मॉरलिटी के खिलाफ, इसकी बात करता है हमारा सेक्शन 4. अब हम बात करते हैं हाउ एवर देर इज एन सर्टन एक्सेप्शन, और कुछ एक्सेप्शन भी बताई गई है सेक्शन 4 की. ठीक है, जैसे कि हमारा सेक्शन जिस चीज़ को पब्लिकेशन को प्रोहिबिट करता है, जो पब्लिकेशन जैसे कि बुक, पैम्पलेट और एनी फोटोग्राफ, फिगर वगैरह, ये जो है जिसमें किसी पर्सन ने क्या किया है, एक वुमेन को इंडिसेंट तरीके से रिप्रेजेंट किया है, उसको प्रोहिबिट करता है. तो इसकी कुछ एक्सेप्शन जो दी गई है सेक्शन 4 में. हाउ एवर देर इज अ सर्टन एक्सेप्शन टू this section does not apply to the publication of such item which are approved and justified for public interest and good. बोला कि ऐसा ये सेक्शन उस पर अप्लाई नहीं होता जो कि पब्लिकेशन करे कुछ आइटम और अप्रूव हो एंड जस्टिफाई फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हो और अच्छी बोला. फॉर एग्जाम्पल के लिए इफ एनी सच बुक, यदि कोई बुक और ड्राइंग, पिक्चर जो है यूज की जाती है फॉर द पर्पज ऑफ लर्निंग साइंस, लिटरेचर एंड अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जर्नल कंसर्न, देन इट कैन बी पब्लिश्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है, बोला फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कोई भी ऐसे ड्राइंग, पिक्चर जो है यूज की जा रही है फॉर लर्निंग पर्पज के लिए, जैसे साइंस बैकग्राउंड, साइंस सब्जेक्ट के रूप में बोला है और ली जा रही है, लर्निंग ऑफ अ साइंस, लिटरेचर और एनी अदर ऑब्जेक्ट जो है, तो क्या होगा, ये सेक्शन उस पर अप्लाई नहीं होता. सेकेंड क्लॉज ये बोलता है इफ सच पब्लिकेशन इज केप्ट यूज टू द बोनाफाइड इंटेंशन ऑफ द रिलीजियस पर्पस. दूसरा बोला है कि यदि वो यूज की जा रही है ऐसी कोई पिक्चर जो कि रिलीजियस पर्पस के लिए है, तो क्या कर सकते हैं हम, रिलीजियस पर्पस सच publication or a book, drawing or cannot be amounted restriction of this under this section. तो उसको हम इस सेक्शन में रिस्ट्रिक्ट नहीं कर, मतलब तो क्या कर सकते हैं हम उस सेक्शन में उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे पिक्चर ऑफ शिवलिंगा, जो भगवान शिव जी की जैसे शिवलिंग एंड योनि विल नॉट अमाउंट टू द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, एक पहले तो बताया सब क्लॉज 1 में कि आप साइंस और लिटरेचर के पर्पज से ले रहे हैं तो आप ये सेक्शन जो है उस पर अप्लाई नहीं होता. दूसरा बताया कि आप रिलीजियस पर्पस के लिए आप यूज़ कर रहे हो तो उस पर भी जो है ये सेक्शन जो है वो अप्लाई नहीं होता. और तीसरा बोला है एनी स्कल्पचर, पेंटिंग और इनग्रेविंग्स और ऑन एंशिएंट मूवमेंट, मतलब जैसे पुराने ज़माने में होता था कि जैसे आज भी हम कहीं जाते हैं हिस्टोरिकल, जो आज जब हम अपनी हिस्टोरिकल कुछ चीज़ों को देखते हैं, एंशिएंट मूवमेंट मॉन्यूमेंट्स को देखते हैं, तो उसमें कुछ ऐसी पिक्चर्स होती हैं जैसे कि एक पुराने ज़माने की जैसे एक मूर्तियाँ बनाई जाती थी जिसमें एक लेडीज़ को इस तरह से इंट्रोड्यूस किया जाता था. बोला इस प्रकार की ऐसी कोई एंशिएंट मॉन्यूमेंट है विच कम विद इन द मीनिंग ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट एंड आर्कियोलॉजी साइड ऑफ रिमेन्स एक्ट के अंडर है, तो उसको हम इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन जो है वो कंसीडर नहीं कर सकते. और चौथा बात करता है एनी टेम्पल और एनी कार विच हैज़ any publication, drawing, painting or use or conveyance of the ideals or kept for the use of religious purpose not
कम टू द इम्पैक्ट ऑफ दिस सेक्शन, ठीक है। और फिफ्थ में बात की है सिमिलरली प्रोडक्शन ऑफ द फिल्म इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द प्रोविजन ऑफ पार्ट 2 of the Cinematographic Graph Act 1952 have been applied does not amount to the indecent representation of women। यही बात की है कि जो भी बोला है वही सेक्शन 4 बात करता है कि पब्लिकेशन, यदि ऐसा कोई कुछ भी पब्लिकेशन की जा रही है, सेंडिंग बाय द पोस्ट हो, पैम्पलेट हो, इस फोटोग्राफ हो, कुछ भी ऐसे तरीके से क्या है एक वुमेन की इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन की जा रही है, उसको प्रोहिबिट करता है। वही सेक्शन 4 में कुछ एक्सेप्शन दी गई है, यदि ऐसा कोई बोला है ऐसी कोई पब्लिकेशन जो है जो रिलेट करती है हमारे साइंस से या लिटरेचर से, तो उसको जो है उन पर जो है ये सेक्शन जो है अप्लाई नहीं होता। वही बात की है रिलीजियस पर्पस के लिए ऐसी कोई पब्लिकेशन की जा रही है, ड्राइंग की जा रही है, तो उस पर भी बोला है ये सेक्शन जो है अप्लाई नहीं होता। तीसरा बात की है कोई एंशियंट मॉन्यूमेंट्स से रिलेटेड बोला है, कोई ऐसी पेंटिंग है, स्कल्पचर है, तब उस पर भी ये सेक्शन जो है अप्लाई नहीं होता, ठीक है। और यही है हमारा सेक्शन 4। सेक्शन 5 है जो बात करता है पावर टू एंटर and search। This section to enact grant the following power and gazetted officer authorized by the state government under the jurisdiction। ये सेक्शन जो है वो ग्रांट करता है फॉलोइंग पावर, कुछ पावर जो गेजेटेड ऑफिसर को दी गई है अपॉइंट ऑथराइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर आर अंडर दिस जुरिस्डिक्शन में बोला है विद एनी असिस्टेंट इफ इन रिक्वायर, यदि रिक्वायर है तो एंटर एंड सर्च किया जा सकता है एनी प्लेस एट एनी रिजनेबल टाइम, ठीक है। यदि रिक्वायरमेंट है असिस्टेंट के लिए या असिस्टेंस इफ रिक्वायर देन कहीं भी एंटर किया जा सकता है, सर्च किया जा सकता है किसी भी रिजनेबल टाइम में। और इफ ही हैज़ द रिजनेबल रीजन टू बिलीव दैट एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज़ बीन कमिटेड और इज बीइंग कमिटेड, ठीक है। यदि कहीं भी पता चल रहा है कि कोई पर्सन जो है वो ऐसी कोई मतलब ऐसा कुछ कमिट कर रहा है और ऐसा कोई एक्ट है जो ऑफेंस है जो कर रहा है, तो उसकी जो है कहीं वहाँ जाके बोले एंटर कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं एक रिजनेबल टाइम में, ठीक है। और दूसरा बात करता है कि सीज किया जा सकता है यदि कोई ऐसा एडवर्टाइजमेंट, ऐसी बुक, पैम्पलेट और पेपर और फिल्म, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग और फोटोग्राफ्स जो कि जिसमें दिया गया हो, जिसमें ऐसी कोई पब्लिकेशन की जा रही है इंडिसेंट और वुमेन को इस तरह से इंडिसेंट रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो उस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं। थर्ड बोला है एग्जामिन एनी रिकॉर्ड, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट और एनी अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट found in any place, the seizure seize the same if he has reason to believe that if it may furnish evidence that an offense has been committed under this act, ठीक है। सेक्शन 5 में यही बात की गई है कि पावर है एंटर करने की, सर्च करने की, जिसमें बोला है किसी भी कहीं भी ऐसा पता चले कि ऑफिसर्स को, जैसे कि ऑथराइज ऑफिसर हैं, गेजेटेड ऑफिसर हैं, उनको कहीं पता चले कि इस प्रकार की ऐसी कोई ऐसा कोई ऑफेंस जो है कमिट कर रहा है कोई पर्सन, तो उसको कहीं भी बोला है एंटर किया जा सकता है, सर्च किया जा सकता है एक रिजनेबल टाइम में। दूसरा बात की है कि ऐसा कोई मटेरियल जो है पकड़ा जाए, कोई बुक हो गई, पैम्पलेट होगी जिसमें कि ऐसी एक्टिविटी जो है वो बताई गई है, मतलब ऐसा कोई इंडिसेंट रिप्रेजेंट किया गया है इसमें वुमेन को, तो उसको हम सीज कर सकते हैं। तीसरा बोला है एग्जामिन कर सकते हैं हम एनी रिकॉर्ड, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट और एनी अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। और वहीं सेक्शन 5 में भी हाउएवर देयर इज एक्सेप्शन दी गई है इस रूल में, एनी ऑफिसर कैन नॉट एंटर इनटू द प्राइवेट ड्वेलिंग विदाउट अ लीगल वारंट। यदि कहीं प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस में क्या करना हो, सर्च करना हो, तो बोला है विदाउट वारंट जो है वो एंटर नहीं हो सकते, ठीक है। अब वही 2 में बात की है पावर टू सीजर द डॉक्यूमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली दोज डॉक्यूमेंट विच आर डिपिक्टिंग इंडिसेंसी, मतलब ओनली उन्हीं डॉक्यूमेंट को सीज किया जाएगा जो कि शो करे इंडिसेंसी को।
एंड अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, और इस एक्ट में जो प्रोविजन दिए गए हैं उनके अगेंस्ट हो. देयरफॉर ओनली सच आर्टिकल डॉक्यूमेंट एडवर्टाइजमेंट नीड टू separated from the rest without affecting the integrity, unity and saleable without value. ठीक है, बोला है पावर है सीज करने की उन डॉक्यूमेंट को जो कि इस एक्ट में रिस्ट्रिक्ट किया गया है उनको, उन्हीं बोला है उन्हीं जैसे डॉक्यूमेंट को हम क्या कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं. और कुछ ऐसे आर्टिकल हो गए, डॉक्यूमेंट हो गए, एडवर्टाइजमेंट होगी जिनको नीड है सेपरेट करने की टू बी द फ्रॉम द रेस्ट विदाउट अफेक्टिंग द इंटीग्रिटी, यूटिलिटी एंड सेलेबल है, वैल्यू है, उन्हीं को सीज किया जा सकता है. ठीक है, वही बात की है हमारे थर्ड में, द प्रोविजन ऑफ दिस कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर शैल आल्सो बी अप्लाइड फॉर द सर्च एंड सीजर ऑफ डॉक्यूमेंट अंडर दिस एक्ट एंड बिकॉज सेक्शन 94 of this act laid guideline or rule for conducting such seizures or search with a warrant. ठीक है, बोले हमारे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में जो सेक्शन 94 है जिसमें प्रोविजन दिया है सर्च एंड सीजर ऑफ डॉक्यूमेंट का, अंडर दिस एक्ट ले डाउन द गाइडलाइन जो है वो यदि इशू हो, मतलब इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो है ऐसा कोई काम किया जा रहा है, मतलब जिसे कि प्रोहिबिट किया जाना है इस एक्ट के अकॉर्डिंग, तो है हमारे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में सर्च एंड सीजर ऑफ डॉक्यूमेंट की प्रोविजन दिया गया है. ठीक है, और बोले कंडक्टिंग सच सीजर एंड सर्च जो है वो विद अ वारंट. ठीक है, और लास्टली में बोला है एनी ऑफिसर हु सीज एनीथिंग अंडर दिस एक्ट शेल as soon as possible have to inform the nearest magistrate and take his order as to the custody thereof. बोला लास्टली में ये बोला है ऑफिसर जो होगा सीज करेगा एनीथिंग इस एक्ट के अंडर, तो पॉसिबल है कि वो इन्फॉर्म करे नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट को एंड टेक दिस ऑर्डर ऑफ द टू द कस्टडी. ठीक है, इसी के साथ सेक्शन 6 में बात करते हैं पेनल्टी में, जिसमें पेनल्टी बोला गया है कि दिस सेक्शन जो है वो दिस एक्ट गिव वेरियस लीगल पेनल्टी ऑफ पनिशमेंट ऑफ एनी पर्सन हु हैज ब्रीच द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 and 4. बोला है इस एक्ट में सेक्शन 3 and 4 में जो प्रोविजन दिए हैं, यदि कोई पर्सन जो है इन प्रोविजन की ब्रीच करता है तो उसको पेनल्टी जो है वो दी जा सकती है. यदि उसकी फर्स्ट कन्विक्शन हुई तो उसको 2 year की जो है इम्प्रिजनमेंट होगी और एक्सटेंड कर सकता है फाइन जो है 2000 रुपीज, और सेकेंड कन्विक्शन में उसको नॉट लेस देन 6 month और एक्सटेंड कर सकता है 5 year तक, मतलब 5 year मतलब 6 to 5 तक उसे बोला पनिशमेंट जो है वो हो सकती है, और नॉट लेस देन फाइन जो होगा उसको 10,000 जो देना पड़ेगा और एक्सटेंड कर सकता है 1 लाख रुपीज. ठीक है, और वही बात की है सेक्शन 7 में जिसमें ऑफेंसेस बाय कंपनी की बात की है. यदि इस ये सेक्शन जो है इस एक्ट का डील करता है, यदि ऐसा ऑफेंस जो कि कमिट किया जा रहा है बाय कंपनी स्टेटिंग दैट एवरी पर्सन who was in charge at the time when the offense was committed shall be deemed to be the guilty and liable thus punished. तो बोला है यदि कोई ऐसा एक्ट जो कि किया जा रहा है बाय द कंपनी स्टेटिंग दैट एवरी पर्सन who was in charge at the time when the offense जो कमिट किया जा रहा है deemed to the guilty or the liable होगा punish according to the provision. However सर्टन एक्सेप्शन जो है वो दी गई है. बोला है इफ यदि एनी सच पर्सन लाइबल फॉर पनिशमेंट प्रूव्स दैट द ऑफेंस वाज कमिटेड विदाउट द नॉलेज दैट ही हैड एक्सरसाइज ऑल ड्यू डिलिजेंस टू प्रिवेंट ऑफेंस फ्रॉम बीइंग कमिटेड. ठीक है, ये सेक्शन जो है वो यही बात करता है यदि कोई ऐसा ऑफेंस जो कि किया जा रहा है किसी कंपनी के द्वारा, ठीक है, तो उसकी क्या क्या बोला है, तो वो कंपनी जो है वो गिल्टी होगी और लाइबल होगी पनिशमेंट के लिए अकॉर्डिंग टू दिस. एंड जिसमें पहले बोला है कि ऐसा कोई सच पर्सन जो है वो लाइबल होता है पनिशमेंट के लिए, जिसे प्रूव करना पड़ेगा, प्रूव द ऑफेंस वाज कमिटेड विदाउट दिस नॉलेज. उसे प्रूव करना पड़ेगा कि उसने जो ऑफेंस किया है वो विदाउट द नॉलेज किया है और ही हैड एक्सरसाइज द ड्यू डिलिजेंस टू प्रिवेंट, और उसने एक्सरसाइज की अपनी पावर की इस चीज़ को रोका जा सके. ठीक है, ऑफेंस फ्रॉम बीइंग कमिटेड.
दूसरा बोला अंडर दिस सेक्शन इट इज प्रूव दैट एन ऑफेंस विच इज कमिटेड बाय अ कंपनी, बोला इस ये प्रूव करना पड़ेगा ये ऑफेंस जो है कमिटेड बाय द कंपनी है, वॉज कमिटेड विद द कंसेंट और कन्वीनियंस ऑफ द डायरेक्टर सेक्रेटरी एंड एनी अदर ऑफिसर बाय द कंपनी दे शैल बी पनिश्ड अकॉर्डिंगली। ठीक है, और सेक्शन 8 वही बात करता है ऑफेंसेस टू बी द कॉग्निजेबल और अवेलेबल, जिसमें बोला है इस एक्ट के अकॉर्डिंग जितने भी जो है बोले द सेक्शन ऑफ दिस एक्ट नॉट टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन एनीथिंग कंटेन इन दिस कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है अंडर दिस जिसमें होंगे अवेलेबल और कॉग्निजेबल। ठीक है, मीन जितने भी जो ऑफेंस हैं जो इस एक्ट में हमें डिफाइन किए गए हैं जिसमें हमने देखे बोला वो होगा बेलेबल होगा। ठीक है, सेक्शन 9 में बात की है प्रोटेक्शन टू द एक्शन आर टेकन इन गुड फेथ, बोले दिस सेक्शन जो है दिस सेक्शन ऑफ दिस एक्ट जस्टिफाई दैट द एक्शन ऑफ द एक्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी गेजेटेड ऑफिसर अंडर देम which are done in good faith and exempt from the legal suit and prosecution or other legal proceeding। ठीक है, एंड द सेक्शन 10 है जिसमें बात की है पावर टू मेक रूल, मतलब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है रूल बना सकती है, नोटिफिकेशन ऑफ द ऑफिशियल गजट टू मेक एन रूल और कैरी आउट द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन ऑफ दिस एक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट विदाउट एनी प्रीडिसाइड्स कैन मेक रूल रिगार्डिंग द सीजर आर्टिकल और डॉक्यूमेंट एडवर्टाइजमेंट। बोला है सेंट्रल गवर्नमेंट को मेनली क्या है पावर है इस एक्ट के रिलेटेड जो है वो रूल बना सकती हैं, चाहे उस डॉक्यूमेंट के किस तरह से सीज करना है, उसको एक एडवर्टाइजमेंट मेकिंग मतलब किस तरह के तरीके से बोला है उसको अपनी कोई ऐसा पर्सन जिसको जो ऐसी एक्टिविटी कर रहा है उसको कस्टडी में लेना है और इस ऐसे आर्टिकल को एडवर्टाइजमेंट को सीज करना है, इस रिलेटेड से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो प्रोविजन बना सकती है। और सेक्शन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कैन मेक द रूल अदर मैटर रिक्वायर्ड और फॉर वन प्रेस्क्राइब्ड द अबव प्रोविजन। ठीक है, यही बात करता है सेक्शन 10, यही था हमारा 10 से इसमें 10 ही सेक्शन जो है वो दिए गए हैं और यही आज हमारा ये जो सेक्शन है वो जो एक्ट है वो कंप्लीट हो गया। इसी के साथ मैं आपको बताती चलूँ कि मेरा ये जो लॉ लर्निंग स्कूल एक चैनल है जिसमें मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, यदि आप इस प्लेलिस्ट में विजिट करेंगे तो आप सेक्शन वाइज जो है अपनी सब्जेक्ट को यहाँ पढ़ सकते हैं। और यदि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है देन लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और प्रेस करिए बेल आइकन को ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन।